गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज पढ़ने वाले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन क्या बताता है कि डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन द टू साइड्स ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन रिलेटिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट बी सेम। तो क्या है कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन का दो साइड का जो डायमेंशन है वो हमेशा सेम रहना चाहिए। अब डायमेंशन हमेशा सेम रहने का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, डायमेंशन सेम रहने का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये चीज याद रखना है कि बच्चों फिजिकल इक्वेशन क्या होता है। फिजिकल इक्वेशन होता है यहाँ पे v इज इक्वल टू समझ लो u प्लस ए टी है, ये फिजिकल इक्वेशन है। हाँ, उस फिजिकल इक्वेशन का ये राइट हैंड साइड हो गया और उस फिजिकल इक्वेशन का ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो वो क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन होगा या फिजिक्स के लॉज होंगे, फॉर्मूले से हम लोग जो डिराइव करते हैं, तो उस फिजिकल इक्वेशन के दोनों साइड के डायमेंशन सेम होने चाहिए। अब डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशंस यानी किसी भी फिजिकल इक्वेशन में फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एलएमटी में एक्सप्रेस करते हैं ना, और उस एलएमटी में जो पावर्स होते हैं उस पावर्स को डायमेंशंस बोलते हैं हम लोग। तो दोनों तरफ के डायमेंशन सेम होने चाहिए, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर दोनों तरफ के डायमेंशन अगर सेम होंगे उस फिजिकल इक्वेशन के, तो वो फिजिकल इक्वेशन करेक्ट होगा। कैसे, देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर मान के चलो यू एन ए, आपको मालूम है काइनेमेटिक इक्वेशंस होते हैं ना हमारे पास, v इज इक्वल यू प्लस ए टी। यू एन ए इनिशियल वेलोसिटी, यू एन ए क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है, करेक्ट। यू एन ए हमारा इनिशियल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी, ये भी तो वेलोसिटी का यूनिट बच्चों क्या होता है, मीटर पर सेकंड में होता है, करेक्ट है। अब देखो, ए का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन, और टी का मतलब होता है टाइम। अब हम लोग बच्चों क्या करते हैं ना कि एक्सेलरेशन को हम लोग मेजर कर लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। वी मेजर इन एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम होता है सेकंड में, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मीटर पर, यानी यहाँ पे ऊपर लिख के दिखाता हूँ मैं, फिर आपको यूनिट्स को ऊपर लिख के दिखाता हूँ तो अच्छे से दिखेगा आपको वो वाला पार्ट। ठीक, चलो। तो यू को तो हमने, ठीक है, अब देखो यू का यूनिट हमने लिखा था मीटर पर सेकंड। अब ए का जो यूनिट है उसको हमने लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू टाइम होगा सेकंड में, सेकंड कट गया। अब ए इंटू टी, ये भी आएगा मीटर पर सेकंड में, ए इंटू टी में ये भी आएगा, यानी ए इंटू टी का पूरा यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड में, और यू होगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब मुझको बताओ आप लोग, इसका मतलब यूनिट यू यानी इनिशियल वेलोसिटी, ये मीटर पर सेकंड है, और ए इंटू टी मीटर पर सेकंड है। इन दोनों को आप ऐड कर रहे हो, मीटर पर सेकंड प्लस मीटर पर सेकंड आएगा, और ये भी जो है इसको बोलते हैं हम लोग फाइनल वेलोसिटी, और इसका पहले फंडामेंटल यूनिट होगा। फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में इस डायरेक्ट क्वांटिटी को हम लोग लिखेंगे मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट होगा। तो आप डायमेंशन चेक कर लेते हैं दोनों साइड के, बिना यूनिट्स को यूज किए हम लोग डायमेंशन डाल नहीं सकते, तो पहले यूनिट मैंने लिख के ले लिया। अब डायमेंशन डालेंगे, देखिए, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब u होगा मीटर पर सेकंड में और at होगा मीटर पर सेकंड में, ये मैंने प्रूव किया आपको। तो मीटर पर सेकंड कंबाइन होकर क्या आएगा, मीटर पर सेकंड आएगा। अब ये राइट हैंड साइड के बारे में बोल रहा हूँ मैं आपको, तो ये राइट हैंड साइड के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब हम लोग राइट हैंड साइड के डायमेंशन को चेक कर सकते हैं, कैसे, एल एम और टी, ऐसे लिख के हम लोग राइट हैंड साइड के डायमेंशन को चेक कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे मीटर का पावर 1 आ रहा है, तो लेंथ का भी पावर 1 आएगा।
किलोग्राम तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो मास का पावर 0 आएगा। अब सेकंड का पावर 1 है, लेकिन घूम के ऊपर जाने के बाद क्या होगा, -1 होगा। तो ये डायमेंशन हो गया राइट हैंड साइड के पार्ट का। इसका डायमेंशन हो गया राइट हैंड साइड के पार्ट का, एक फिजिकल इक्वेशन के राइट हैंड साइड। अब फिजिकल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, क्या है, मीटर पर सेकंड है। अब इसके डायमेंशन हम लोग देख लेते हैं। डायमेंशन यानी वो एलएमटी के पावर भी होंगे ना, उसको डायमेंशन बोलते हैं। और अब देखो यहाँ पे भी वही आएगा, L⁻0 M⁻0 T⁻−1 बराबर। तो इसका मतलब आप अगर अच्छे से देखोगे तो दोनों तरफ के जो डायमेंशन है दे आर सेम। यहाँ पे 1 0 और -1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 0 और -1 आ रहा है। तो किसी भी फिजिकल इक्वेशन के दोनों साइड का अगर डायमेंशन सेम आ गया तो वो फिजिकल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं करेक्ट। और यही हमारा होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और यही हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो रिमेंबर दिस पार्ट, प्रिंसिपल होमोजेनिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब चलो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, और वो क्वेश्चन ये होता है, क्वेश्चन ये होता है, स्टेट द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। स्टेट द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। to check the correctness of a physical equation, to check correctness of a physical equation, यानी डायमेंशन एनालिसिस का एक डायमेंशन एनालिसिस करके एक कंसेप्ट होता है। तो उस कंसेप्ट की यूज क्या है पहले हम लोग देखेंगे, तो उसके बाद डायमेंशन एनालिसिस क्या है मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। देखो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज क्या है हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन। और जब भी आपको वीडियो देख रहे हो तो नोट बनाना बहुत जरूरी है बच्चों। तो देखो पहली चीज, डायमेंशन एनालिसिस हम लोग कोई फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है वो चेक कर सकते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर ये मान के चलो ये फिजिकल इक्वेशन है, मेरे पास फिजिकल इक्वेशन है, तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी लगा के ये इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है मैं देख सकता हूँ ना, इसी को ही हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ही पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है नहीं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ही पॉइंट है। अब देखते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, टू डिराइव relationship between related physical quantities, to derive relationship between related physical quantities। यानी कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटीज आपको दे दी गई है तो उनके बीच में रिलेशनशिप बना सकते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपको किसी ने बोला कि चलो भाई ये फाइनल वेलोसिटी जो होगा, या मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, देखो ये जो सेकंड पॉइंट है, टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन related physical quantities, इसका मतलब ये होता है कि अगर मान के चलो मैंने बोला कि फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, अब ये फोर्स को थोड़ा सा हम लोग और इम्प्रोवाइज करके लिखेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड on an object depends upon mass and acceleration,
मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन मास एंड एक्सेलरेशन। तो अगर मैंने बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम लोग जो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं वो एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी के मास को, यानी ये बॉडी का मास होता है, बॉडी का मास होता है ये वाला पार्ट। जैसे मैं आपको समझो कि अगर मेरे पास ऐसा कोई स्फीयर है ना, तो उस पर मैं अगर फोर्स लगा दूं तो फोर्स का जो वैल्यू होगा वो बॉडी के मास पर डिपेंड करेगा, और बॉडी में कितना एक्सेलरेशन आएगा ये भी, इस पर भी वो फोर्स डिपेंड करता है। तो इसका मतलब फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि थ्रू डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन रिलेट दिस फिजिकल क्वांटिटीज, यानी फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन को हम लोग रिलेट करके एक इक्वेशन बना सकते हैं, वो भी डायमेंशनल एनालिसिस से ही, है ना इंटरेस्टिंग चीज। डायमेंशन एनालिसिस से ही जो रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज है जैसे फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन, तो इनके बीच में हम लोग एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं लाइक अ फिजिकल इक्वेशन। So this is the second use of a dimensional analysis to derive the relationship between related physical quantities, ठीक है। अब चलो आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, थर्ड यूज हम लोग देख लेते हैं। to find the conversion factor, to find the conversion factor between the units of the same physical quantity, units of the same physical quantity into different system of units, देखो ये भी बहुत बार यूज के, यहाँ पे भी बहुत बार डायमेंशन एनालिसिस यूज किया जाता है। जैसे अगर मान के चलो मेरे पास, हाँ, इन द सेम फिजिकल क्वांटिटी, ये जो यहाँ पे लिखा है थोड़ा इसमें करेक्शन है, इन द सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो अगर मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी सेम है, डिफरेंट नहीं है, तो उस सेम फिजिकल क्वांटिटीज के जो अलग अलग यूनिट्स है उनके बीच का कन्वर्जन फैक्टर निकाल देना, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स है उनके बीच में कन्वर्जन फैक्टर निकाल देना। अगर मैंने मान के चलो मैंने अगर बोला कि मास है फिजिकल क्वांटिटी, तो मास अलग अलग यूनिट्स में दिखाया जाता है। मास कभी ग्राम में दिखाया जाता है, कभी किलोग्राम में दिखाया जाता है। हम लोग तो स्टैंडर्ड रेफरेंस एसआई यानी किलोग्राम यूज करते हैं, लेकिन अगर अलग अलग यूनिट्स अगर आपको दिए जाएंगे मास के, तो इन यूनिट्स के बीच में वी कैन फाइंड आउट अ कन्वर्जन फैक्टर। कैसे? तो अगर बेसिक सब में बताओ, अगर सबको मालूम है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ये सबको मालूम है, ठीक है। लेकिन ये जो 1000 है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जन फैक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। तो एक कन्वर्जन फैक्टर निकालने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। इस कन्वर्जन फैक्टर को निकालने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस के बच्चों 3 यूज है। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज, और थर्ड होता है to find the conversion factor between the units of the same physical quantity in two different system of units, ठीक है। ठीक, अब चलो इसके बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको डायमेंशन एनालिसिस का असल में यूज समझ में आएगा, है ना। डायमेंशन एनालिसिस का यूज समझ में आएगा। तो अभी हमने वीडियो में एक क्वेश्चन लिया था कि v इज इक्वल u प्लस ए टी। तो हम जो फर्स्ट यूज है डायमेंशन एनालिसिस का, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, टू चेक
correctness of a physical equation, to check correctness of physical equation, किसी भी फिजिकल इक्वेशन का करेक्टनेस चेक करने के लिए वी यूज अ डायमेंशन एनालिसिस। तो होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, ये क्वेश्चन आप लिख लेना अच्छे से, होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लो ये वाला। एक्सप्लेन द यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एक्सप्लेन द यूज ऑफ dimensional analysis, explain the use of dimensional analysis to check correctness of physical equation, to check correctness of physical equation, to check correctness of physical equation। तो हिंट देता हूँ, वही इक्वेशन यूज कर लेना आप लोग, v इज इक्वल यू प्लस सी टी। तो दोनों तरफ के डायमेंशन यानी वो एल एम टू जो पावर से एल एम टी के उसको इक्वल दिखा देना बस। ये तो मैंने अभी वीडियो में फिलहाल आपको प्रूव कर दिया था ना, ठीक है। तो फर्स्ट यूज का एक क्वेश्चन हमको मालूम है कैसे करना है। यू कैन टेक दिस क्वेश्चन फॉर होमवर्क। तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन सॉल्व करो, या आज टाइम होगा तो शाम तक सॉल्व करके ग्रुप पर भेज दो, वो भी चलेगा, जितने भी क्वेश्चन देने वाला आज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यूजर डायमेंशन एनालिसिस में था, तो डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज, टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। तो उसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो उसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। तो उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, आपको इक्वेशन सॉरी क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे। 1 सेकंड, लेट मी चेक द क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे अब? एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखो क्वेश्चन है, assume that the speed v of a sound in air depends upon the pressure P and density rho of air, then use dimensional analysis, क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा, to obtain an expression for speed of sound, an expression for speed of sound, an expression for speed of sound। अब देखो ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। अब क्वेश्चन देखो, ये जो सेकंड हमारा यूज था डायमेंशन एनालिसिस का, टू गेट द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। अब वो क्या बोल रहा है कि साउंड का जो वेलोसिटी होता है वो प्रेशर P और डेंसिटी D पर डिपेंड करता है। डेंसिटी D या रो बोल दो, कैसे भी बोल दो इसको, आपको जो सही लगता है वो रिलेशन यूज कर सकते हो। ये ग्रीक नोटेशन है, रो बोलते हैं इसको डेंसिटी के लिए यूज कर लेते हैं हम लोग। तो ऑब्टेन द एक्सप्रेशन। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको तरीके समझाता हूं। देखो पहले क्या करो कि आपको बोल रहा है कि v डिपेंड्स अपॉन यानी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p एंड डेंसिटी रो, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p
और डेंसिटी रो, है ना, डेंसिटी रो। अब देखो पहली चीज क्या होता है ना कि आपको दिया गया है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर P एंड डेंसिटी रो। लेकिन ये जो वेलोसिटी का प्रेशर P पर और डेंसिटी रो पर जो डिपेंडेंसी है, अब ध्यान से सुनना, ये जो नोटेशन होता है ना ऐसे, ये इसको रो बोलते हैं, आर रेशियो, ग्रीक नोटेशन। इसको हम लोग, इससे हम लोग डेंसिटी को दिखा सकते हैं, इससे हम लोग डेंसिटी को दिखा सकते हैं, है ना, इसको हम लोग डेंसिटी से दिखा सकते हैं ना। तो देखो अब देखो, अगर आपको बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड प्रेशर एंड डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन प्रेशर और डेंसिटी की किस पावर को डिपेंड कर रहा है वो भी आपको बोलना पड़ेगा। क्यों? वो आपको मालूम नहीं ना, क्योंकि देखिए अगर मैंने आपको बोला कि फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है, यानी फोर्स मास के फर्स्ट पावर को और एक्सेलरेशन के फर्स्ट पावर पर ही डिपेंड कर लेता है, ये पावर हमको मालूम थी। लेकिन इस केस में वो खुला सिंपली यही बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द डिपेंड्स अपॉन, सॉरी, अब वो बोल रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन प्रेशर P, डिपेंड्स अपॉन प्रेशर P एंड डेंसिटी रो, है ना, प्रेशर P एंड डेंसिटी रो ऑफ एयर, यानी एयर का प्रेशर और डेंसिटी रो पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन किस पावर पर डिपेंड कर रहा है वो डोंट नो, वो पावर अननोन है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके P का पावर A ले लेंगे और रो का पावर B ले लेंगे, क्योंकि अननोन है, क्योंकि यहाँ पे तो मालूम था, यहाँ पे नहीं मालूम ना, इसलिए ऐसे कर रहे हैं हम लोग। ये चीज याद रखना आप लोग, सो रिमेम्बर दिस थिंग्स, है ना। तो यहाँ पे फिर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के यहाँ पे कांस्टेंट डाल देंगे, P रेस टू A रो रेस टू B, बस। अब इसको सॉल्व करना शुरू कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो आपको इन्फॉर्मेशन दी थी हमने उसको लिख के ले लिया। सो दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे, फिर अगर ये लिखा हुआ इक्वेशन v इज इक्वल के इंटू पी रेस टू ए रो रेस टू बी, अगर ये इक्वेशन होगा तो दोनों तरफ के डायमेंशंस भी इसके इक्वल होंगे ना, फिर होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हर एक के डायमेंशन आप पहले लिख लेंगे और उसके बाद पुट कर लेंगे। तो v यानी वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन लिखने से पहले यू शुड नो द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू एल एम और टी, LMT, करेक्ट। अब ध्यान से सुनना, मीटर का पावर है बच्चों कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो लेंथ का भी पावर 1 होगा। सेकंड का पावर कितना आ रहा है, तो ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, किलोग्राम नहीं है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। चलो, उसके बाद हम लोग लिखेंगे P प्रेशर का डायमेंशन। प्रेशर असल में क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ना, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी फोर्स अपॉन एरिया, यानी क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला आपको मालूम होगा ना सबको, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। मैंने आपको उस दिन डायरेक्ट क्वांटिटी में प्रेशर के बारे में बताया था। प्रेशर असल में फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द प्रेशर इन द डायरेक्ट क्वांटिटीज, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो ये न्यूटन क्या होता है, न्यूटन होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इंटू ये वाला मीटर स्क्वायर, तो मीटर मीटर गेट कैंसल्ड। तो प्रेशर के हम लोग डायमेंशन डाल सकते हैं, फिर हम लोग प्रेशर के डायमेंशन डाल सकते हैं। अब कैसे डालेंगे देखो, अब यहाँ पे किलोग्राम का पावर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मास का पावर भी 1 होगा। अब नीचे 1 मीटर बच रहा है, तो इस मीटर का पावर कितना है, 1 है, तो ऊपर जाएगा ना वो मीटर, तो -1 हो जाएगा। सेकंड ये 2 ऊपर गया तो -2 बन जाएगा। तो नाउ वी हैव गॉट द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। लास्टली ओनली वी विल रिक्वायर द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी यहाँ पे क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। देखो डायमेंशंस डेंसिटी क्या है, वो होगा मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। और इसके हम लोग अब डायमेंशंस पुट कर लेंगे, इसके हम लोग डायमेंशंस को पुट कर लेंगे, एल एम और टी, LMT, इसके डायमेंशन को पुट कर लेंगे। देखो किलोग्राम का पावर यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है,
सर इसको अच्छे से लिख लेते हैं तो आपको दिखेगा क्या कर रहा हूँ मैं असल में यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इतना सोच सकते हो कि मास होगा इसमें किलोग्राम में और वॉल्यूम होगा मीटर क्यूब में। तो इसको लिखेंगे एल एम और टी के टर्म्स में, डायमेंशन पुट करना है ना हमको। तो देखो किलोग्राम का पावर होगा 1, तो लेंथ नहीं सॉरी मास का पावर होगा 1, मास का पावर होगा 1। अब यहाँ पे देखो लेंथ के लिए मीटर क्यूब आ रहा है, मीटर के ऊपर गया तो -3 होगा। कहीं आपको सेकंड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, उसको 0 लिखेंगे, टी की जगह पर 0 लिखेंगे। चलो तो ये तो हमने डायमेंशन अब लिख के लिए सारे के। अब सारे डायमेंशंस इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हमको पुट करना है, क्योंकि अगर ये इक्वेशन को करेक्ट करना है तो दोनों तरफ के डायमेंशन को सेम करना पड़ेगा अपने को, है ना, सेम करना पड़ेगा। इसलिए दोनों तरफ डायमेंशन पुट कर लेंगे आप लोग। ध्यान से सुनना, डायरेक्शन डायमेंशन कैसे पुट कर लेंगे। देखो वेलोसिटी का डायमेंशन है यहाँ पे L1 M0 m⁻T⁻⁻1। चलो हम लोग डायमेंशन पुट करना शुरू कर लेंगे। देखो वेलोसिटी का डायमेंशन पुट कर लेंगे लेफ्ट हैंड से LMT। अब यहाँ पे लिखा है L1 M0 T⁻⁻1, ये वेलोसिटी का डायमेंशन हमने पुट कर लिया, इज इक्वल टू K लिखा। अब P का और रो का, लेकिन लेते हो तो उसको P को पावर A देना है, B को पावर रो को पावर B देना है। तो P का डायमेंशन क्या है, -1 1 और -2, -1 1 और -2, ठीक है। चलो यहाँ पे डायमेंशन डाल देते, देखो LMT, तो LMT डालेंगे तो ये -1 1 और -2, करेक्ट है, -1 1 और -2 होगा। ठीक है, और इसका पावर आपको A लेना पड़ेगा ना। अब थोड़ा सा देखो, इसका पावर आपको A लेना पड़ेगा, यहाँ पे A पावर लेना पड़ेगा, प्रेशर का पावर A है ना। अब डेंसिटी के डायमेंशन हम लोग डाल देते हैं -3 1 और 0, लेकिन इसका होल पावर कितना है बच्चों, B है ना, होल पावर B है आपका इसका, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। L1 सॉरी यहाँ पे L M और T लिखेंगे। तो देखो L1 M0, अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे हम लोग, इज इक्वल टू K L M और T बराबर। ठीक, अब ये जो बच्चों A है ना, ये जो A है, इस A से अंदर सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, A इंटू -1 A इंटू 1 A आएगा, और A इंटू -2 A आएगा, करेक्ट है, -2 A आएगा। अब उसी तरीके से डेंसिटी में भी कर लेते हैं हम लोग। अब B से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हर लोगों को, तो B इंटू -3 यानी L का पावर आ गया -3B, B इंटू 1 यानी M का पावर आ गया B, और B इंटू 0 यानी T का पावर आ गया 0, करेक्ट है। अब फिर से लिख लेते हैं, देखो मैथमेटिकली कैसे सॉल्व कर रहा हूँ इसको मैं, मैथमेटिकली अब सॉल्व करना काम बचा है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है अब इसमें। 1 0 -1 इज इक्वल टू K। अब चीज याद रखना बच्चा, अब यहाँ पे अब एक चीज याद रखना, क्या कर रहा हो देखो। अब आप यहाँ पे एक चीज नोट डाउन कर सकते हो कि यहाँ पे L और L ये बेस सेम है, तो अगर बेस सेम होगा तो ऊपर के इंडाइसेस का क्या होता है, एडिशन होता है ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है ना, तो ऊपर के इंडाइसेस का एडिशन हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, L⁻² -A -3B ये पावर आ जाएगा ना, उसका कॉमन निकलूंगा माइनस, तो -(A + B) आ जाएगा, करेक्ट है।
अब आगे बढ़ लेते हैं, m का देख लेते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ के नाउ वी विल थिंक अबाउट द m, विल थिंक अबाउट द m। देखो m के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे m का पावर है a और यहाँ पे m का पावर है b, तो उसका एडिशन होगा a प्लस b। यहाँ पे t का पावर -2 है, यहाँ पे t का पावर 0 है, उसका एडिशन हो जाएगा -2a प्लस 0 यानी -2a हो जाएगा। करेक्ट है। तो यहाँ पे इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे। ओके। तो अगर ये हमारा इक्वेशन करेक्ट होगा तो दोनों तरफ के डायमेंशंस फिर इक्वल होनी चाहिए ना। कैसे इक्वल होनी चाहिए? देखो फिर माइनस a प्लस बी का वैल्यू इक्वल होना चाहिए 1 को, a प्लस बी का वैल्यू इक्वल होना चाहिए 0 को, इक्वल होना चाहिए 0 को, और -2a का वैल्यू इक्वल होना चाहिए -1 को। तब जाके इक्वेशन करेक्ट होगा ना। फिर तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इनके सबके जो पावर से उसको कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पावर मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड पावर ना। तो इक्वेशन मिलेंगे, उस इक्वेशन सॉल्व करके ए और बी ढूंढ निकालेंगे और फिर से इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। तो देखो हमको फर्स्ट इक्वेशन मिल गया माइनस ऑफ a प्लस 3b इज इक्वल टू 1 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन में a प्लस बी इक्वल टू 0 होगा, a प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। और थर्ड इक्वेशन में -2 इज इक्वल टू -1 होगा। तो थर्ड इक्वेशन सॉल्व करना आसान है। तो थर्ड इक्वेशन से आप आराम से निकाल सकते हो a इज इक्वल टू 1/2। अब a इज इक्वल टू 1/2 का वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर लो। तो सेकंड इक्वेशन से फिर b निकल के आएगा -1/2, -1/2। और a और b का यहाँ पे वैल्यू डाल के चेक करो कि आपको आंसर 1 आना चाहिए। तो a और b मिल गया बच्चों, ये तो ढूंढ रहे थे ना हम लोग। a और b मिल गया। अब आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, उसमें a और b का वैल्यू पुट करके रीराइट द इक्वेशन, रीराइट द इक्वेशन, यू रीराइट द इक्वेशन। तो हमारा इक्वेशन देखो अब ये आ गया v इज इक्वल टू k। अब a के वैल्यू -1/2 आ रहा था, सॉरी a के वैल्यू 1/2, b के वैल्यू -1/2 था। a का वैल्यू 1/2 और b का वैल्यू -1/2 आ रहा था। तो -1/2 पावर यानी डेंसिटी को आप नीचे ले सकते हो। तो k इंटू p रेस टू 1/2 अपॉन रो रेस टू 1/2, यानी फाइनल हमारा इक्वेशन जो हो जाएगा v इज इक्वल k इंटू √p/रो हो जाएगा। आ गया रिलेशन। यानी रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हमने रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हमने एक रिलेशन डेवलप किया, और वो भी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखो कितने आसान तरीके से, कितना सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। गेटिंग दिस आइडिया क्लियर? तो आसानी से हमने रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशन डेवलप कर लिया, बस, है ना। तो इसके ऊपर भी मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चन देना हूँ, डोंट वरी। तो आज का इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद ग्रुप पर अपलोड कर लो, आई विल चेक दोस। ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ते। सेकंड यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस हमको पता चल गया। अब थर्ड यूज के लिए जाएंगे, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन सेम फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखो अगर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी सेम होगा तो उसके अलग अलग यूनिट सिस्टम में अलग अलग यूनिट्स होते हैं, तो उनके बीच में कन्वर्जन फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो डायमेंशन एनालिसिस में आपको समझाता हूं। अब हमारा केस होगा टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन सेम फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज। ये हमारा अब यहाँ पे टास्क है। अब वो कैसे पूरा करेंगे हम लोग देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, मान के चलो, फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन
find the conversion factor between the SI and CGS, units of work, SI and CGS units of work नहीं, मास ले लो, बाद में वर्क का सॉल्व कर लेते हैं। SI and CGS units of mass यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, बस ये वाला क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है कि फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द एसआई एंड सीजीएस यूनिट्स ऑफ मास यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। अब एसआई यूनिट में एसआई में मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और सीजीएस में मास का यूनिट होता है ग्राम। तो किलोग्राम और ग्राम के बीच में आपको कन्वर्जन फैक्टर निकालना है, वो भी डायमेंशनल एनालिसिस से। वो कैसे निकाला जाता है मैं आपको दिखा दे। देखो तो स्टेप नंबर 1 देखो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने जो स्टेप बता रहा हूँ, स्टेप को भूलना मत, समझ लो। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्वेश्चन का है, लेट n कोई तो कांस्टेंट है, n बी द कन्वर्जन फैक्टर, n बोल दो आप उसको, x बोल दो, नो प्रॉब्लम, समझ लो x बोल दिया मैंने, x बी द कन्वर्जन फैक्टर between units of mass, between units of mass, between units of mass। अब चलो, अब वो कन्वर्जन फैक्टर निकालना है बिटवीन यूनिट्स ऑफ मास। अब यूनिट्स ऑफ मास किस किस में चाहिए आपको, एसआई और सीजीएस में चाहिए। तो लेफ्ट हैंड में एसआई लिख लेते हैं हम लोग, एसआई इज इक्वल टू एक्स इंटू सीजीएस, ऐसा कुछ तो होगा है ना। और एसआई में मास का यूनिट क्या होता है, 1 किलोग्राम, यानी आपको एसआई का सीजीएस में कन्वर्जन करना है। सो एसआई में मास ले लेंगे हम लोग 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कुछ तो कन्वर्जन फैक्टर है एक्स इंटू 1 ग्राम, एक्स इंटू 1 ग्राम, ऐसा हम लोग कुछ तो लिखेंगे, एक्स इंटू 1 ग्राम। अब सबको मालूम है ना 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है ना, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, या सिर्फ यहाँ पे खाली ग्राम लिख लेता हूँ। तो ऑल ऑफ यू नो दैट द वैल्यू ऑफ एक्स इज 1000 ग्राम, लेकिन आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग टू यू। असल में हमको डायमेंशनल एनालिसिस, ये 1000 आया कैसे, इसको निकालना है हमको। डायमेंशनल एनालिसिस से ये 1000 आया कैसे, इसको हमको निकालना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमारा स्टेप होगा, हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ आई विल गो ऑन सॉल्विंग दिस पार्ट, है ना। तो इससे हमको आराम से अब चीजें पता चलेगी। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे कि किलोग्राम का डायमेंशन पुट कर लेंगे एलएमटी में, और ग्राम का भी डायमेंशन हम लोग पुट करेंगे एमएलटी में। देखो बच्चों, यूनिट चेंज होने की वजह से डायमेंशन कभी चेंज नहीं होते। अब मुझको बताओ, यूनिट चेंज होने से कभी डायमेंशन चेंज होता है क्या, नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डायमेंशन लिखेंगे किलोग्राम का और ग्राम का लिखेंगे। देखो देखो डायमेंशंस ऑफ किलोग्राम या डायमेंशंस ऑफ मास इन एसआई। तो मास का डायमेंशन एसआई में कैसे लिखेंगे, मास का तो यूनिट होता है एसआई में किलोग्राम का होता है, कैसे होता है, किलोग्राम का होता है। अब मुझको बताओ, मास का अगर यूनिट किलोग्राम का हुआ तो किलोग्राम का पावर कितना होता है, 1 होता है। तो इसके डायमेंशन कैसे लिखोगे आप, तो इसके डायमेंशन आप ऐसे लिखोगे एल एम टी, और मास का पावर यहाँ पे किलोग्राम का पावर 1 होगा तो मास का पावर 1 होगा। तो यहाँ पे कहीं लेंथ की जरूरत नहीं आपको, उसको जीरो करेंगे, टाइम की जरूरत नहीं, उसको हम लोग जीरो करेंगे। उसके बाद में लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ मास इन सीजीएस, मास इन सीजीएस, सीजीएस वो होगा ग्राम। अब लेकिन ग्राम का यहाँ पे पावर कितना आएगा, 1 आएगा। ग्राम का यहाँ पे पावर कितना होगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे एक चीज बच्चों नोट डाउन कर सकते हो, यहाँ पे एक चीज नोट डाउन कर सकते हो
कि ये जो ग्राम है ना, ये भी मास का यूनिट है ना, और इसका भी पावर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मास का भी पावर 1 होगा। यहाँ पे कहीं लेंथ नहीं दिख रही है, टाइम नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब 0 होगा। तो मुझको बताओ, सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करने की वजह से कभी ये जो पावर से ऊपर के पावर, ये कभी चेंज होते हैं क्या? नहीं होते। डायमेंशन कभी भी सिस्टम ऑफ यूनिट के हिसाब से चेंज नहीं होता। डायमेंशन नेवर चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, डायमेंशन कभी सिस्टम ऑफ यूनिट के रिस्पेक्ट में कभी चेंज नहीं करता, है ना। अब हम लोग जो कि क्या करेंगे ना, कि यूनिट्स ऑफ सिस्टम अलग अलग है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स अलग अलग है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स अलग अलग होने की वजह से थोड़ा अलग दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा अलग दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स अलग अलग है, यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट्स अलग अलग है, तो थोड़ा इनके बीच में कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इनको अलग अलग दिखाने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज अ सेपरेट कलर कोड टू देम, सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई देम। देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो एसआई के डायमेंशन है ना, उसको नीचे में यहाँ पे लिखूंगा सब्सक्रिप्ट में 1 1 और ये 1। इस सब्सक्रिप्ट के 1 का नंबर का कुछ मतलब नहीं होता, ये सब्सक्रिप्ट का नंबर 1 है, इसका मतलब ये एसआई सिस्टम दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? ये एसआई सिस्टम दिखा रहा है। और सब्सक्रिप्ट में अगर हमने 2 लिखा तो सीजी सिस्टम दिखा रहा है। ये बच्चों नीचे वाले नंबर का कोई मतलब नहीं बनता, ये सिर्फ एसआई सिस्टम और सीजी सिस्टम को दिखाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, यानी दोनों के बीच में कोई डिफरेंस दिखेगा ना, नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा, अगर दोनों को अगर आपने सेम ही रखा, क्योंकि डायमेंशन दोनों के सेम है, तो इस इक्वेशन में रखोगे तो कट जाएगा ना, फिर एक्स कहाँ से निकलेगा आपका। तो इसलिए उन दोनों को अलग करने के लिए मैंने क्या किया, कुछ सब्सक्रिप्ट यूज किए, एसआई के लिए 1 सब्सक्रिप्ट और सीजीएस के लिए सब्सक्रिप्ट 2। अब ये पूरी की पूरी ये जो वैल्यूज है डायमेंशन की, अब ये उठा के हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे, इसमें यहाँ पे पुट कर लेंगे और यहाँ पे पुट कर लेंगे, बस। अब हमारा काम शुरू हो गया। अब देखो अब हमारे यहाँ पे काम शुरू हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एल एम और टी किलोग्राम के लिए इज इक्वल एक्स आ रहा था यहाँ पर, ग्राम के लिखेंगे एल एम टी बराबर है। अब किलोग्राम में भी मास का पावर 1 ही आएगा और ग्राम में भी मास का पावर 1 आएगा। कहाँ भी जाओ आप, एसआई जाओ सीजीएस जाओ, डायमेंशन कभी मास का चेंज नहीं होता, यूनिट चेंज होने की वजह से डायमेंशन कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, अब मैंने डायमेंशन लिख के लिए, लेकिन ये एसआई दिखाने के लिए इसके सब्सक्रिप्ट में लेफ्ट हैंड में हम लोग लिखेंगे 1 और सीजीएस के सब्सक्रिप्ट में लिखेंगे 2। बस इतना सा तो काम बाकी था। अब एक्स की वैल्यू निकालनी, तो एक्स को एक जगह पर रखो, एक्स की वैल्यू निकालना है तो यू हैव टू पुट द एक्स ऑन वन साइड। तो इस सीजीएस के सिस्टम से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, L1 को L2 से, M1 को M2 से और T1 को T2 से कर लो डिवाइड। L1 को L2 से, यहाँ पे ब्रैकेट डालूंगा, M1 को M2 से, T1 को T2 से इज इक्वल टू एक्स लिखूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे L1 होगा, यहाँ पे M1 होगा, यहाँ पे T1 होगा, बराबर है। अब नीचे देखो, यहाँ पे L2 होगा, यहाँ पे M2 होगा, यहाँ पे T2 होगा, करेक्ट है। अब इनके पावर्स भी आपको देना पड़ेगा ना, ये 0 है, लेंथ का पावर, टाइम का पावर 0 है, मास का सिर्फ पावर 1 है। अब देखो ये जो है एनीथिंग रेस टू 0 बच्चों क्या होता है, 1 होता है ना, तो ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा, और ये एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है, तो ये पूरा टर्म 1 बन जाएगा। तो इन पूरे टर्म को यहाँ पे 1 पुट कर लो, यहाँ पे भी 1 पुट कर लो, तो सिर्फ बचेगा ये वाला टर्म इक्वल टू एक्स। तो बाकी के तो ये 1 से 1 मल्टीप्लाई हो गया तो 1 ही रहेगा, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात कहीं पे नहीं है वहाँ पे। ठीक है, सिर्फ बीच का टर्म बन जाएगा, बीच का टर्म इक्वल टू एक्स कर लो। अब बीच का टर्म इक्वल टू एक्स करना है आपको, तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू एम अपॉन एम। तो यहाँ पे होगा M1 और यहाँ पे होगा M2, यहाँ पे होगा M2। अब रेस्ट टू पावर इसका 1 हो जाएगा। हाँ, अब देखेंगे हम लोग इसको कैसे करेंगे। अब देखो 1 था एसआई सिस्टम का मास,
और ये था किलोग्राम, m2 था सीजी सिस्टम का मास। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू, फिर हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे m1 लिखा है वहाँ पे किलोग्राम लिखेंगे, और जहाँ पे m2 लिखा है वहाँ पे ग्राम लिखेंगे, उसका यूनिट डाल देंगे ना, वहाँ पे उसका यूनिट डाल देंगे। करेक्ट। अब देखो, अब हमको मालूम था कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम है, तो वो पुट कर लेंगे 1000 ग्राम, यानी 10⁻³ ग्राम होगा ना, और नीचे भी ग्राम है, रेस्ट पावर 1 यहाँ पे आएगा। अब ऊपर नीचे से ग्राम कट जाएगा और x का वैल्यू आ जाएगा 10⁻³, x का वैल्यू आ जाएगा 10⁻³। करेक्ट है। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल 10⁻³। अब ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा, उस एक्सप्रेशन में पुट कर लो, फिर आप लोग इस पे पुट कर लो। तो इसका मतलब यहाँ से x का वैल्यू अगर हमने निकाला तो यहाँ से एक चीज प्रूव हो गई, वो ये हो गई कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, यानी 10⁻³ ग्राम आ जाएगा। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। तो यही तो कन्वर्जन फैक्टर आपको चाहिए था। तो डायमेंशन एनालिसिस में हमने डायमेंशन एनालिसिस के 3 तरह के यूज हमने देख लिए, है ना, 3 तरह के यूज हमने देख लिए। अब बच्चों इस चैप्टर का लास्ट का पार्ट बचा है रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर वाला पार्ट, वो एक बार खत्म हो गया तो दिस कंप्लीट्स ऑफ चैप्टर। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। चलो तो आज हम लोग इसके बेसिस पर कुछ एमसीक्यूज भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो और एक चीज मैं आपको ऐसे ही समझ बोल रहा हूँ कि और एक चीज होती है कि लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। और लाइट का स्पीड सबको मालूम है ना, 3 × 10⁸ ये होता है। 3 × 10⁸ ये होता है 8 ये होता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है। ओके। लाइट ईयर के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और हिंट आपको दे दिया। और कुछ आगे के पॉइंट लेते, टाइम मेरे पास भी फिलहाल है, तो और कुछ आगे के पॉइंट वी कैन सी। अब 2 चीजें होती है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। अब देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं? मेजरमेंट। तो मेजरमेंट करते वक्त उसमें कुछ भी एरर आ सकता है। अगर मान के चलो, अगर आप खुद का हाइट मेजर कर रहे हो, तो हाइट मेजर करने के लिए कोई बच्चा टेप का यूज़ करेगा, कोई बच्चा स्केल का यूज़ करेगा, कोई बच्चा कोई स्ट्रिंग यूज़ करेगा। तो मेजर करते वक्त हाइट में कुछ एरर आएगा। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते वक्त एरर आती है। तो एरर भी आती है और एक्यूरेसी भी आता है। लेकिन एक्यूरेसी को आप डिफाइन कैसे करोगे फिजिक्स के टर्म्स में? तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि देखो, accuracy is how close a measurement, accuracy is how close a measurement is to the actual value of the quantity, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। अब देखो, आपका मेजरमेंट कितना क्लोज है उस क्वांटिटी के एक्चुअल वैल्यू से, तो उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। अब मान के चलो किसी बच्चे का हाइट हम लोग मेजर कर रहे हैं, है ना, किसी बच्चे का हाइट हमने मेजर किया, तो समझ लो इसका हाइट है कुछ तो 6 फीट है। और मैंने 3 आपको एक्सप्लेन दे दिया कि इसका हाइट मेजर करो आप किसी भी चीज को यूज करके, तो फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग, ये समझ लीजिए उसका एक्चुअल वैल्यू है, ये उस बच्चे का एक्चुअल हाइट है, यानी एक्यूरेट हाइट है, ऐसे बोल के चलो। तो अगर रीडिंग्स अगर कुछ ऐसे आ गई, समझ लो रीडिंग्स आ गया अगर 5.3, 5.9,
और 6.1। तो देखो आउट ऑफ दिस 3 रीडिंग, ये 2 रीडिंग 6 के बहुत नजदीक जा रहा है। ये 6 एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल हाइट है ना, एक्चुअल हाइट ऑफ द क्वांटिटी, सॉरी एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। तो ये बच्चे का एक्यूरेट वैल्यू, एक्चुअल हाइट है 6 फीट का, और आपने जो रीडिंग लिया तो उसमें दूसरा और तीसरा रीडिंग हमारे रीडिंग के नजदीक आ रहा है, क्लोज आ रहा है, क्लोज आ रहा है। यानी ये जो दूसरा और तीसरा रीडिंग क्या होगा, एक्यूरेट होगा। ये दूसरा तीसरा रीडिंग एक्यूरेट होगा, लेकिन ये फर्स्ट रीडिंग थोड़ा बहुत दूर गया है, तो ये इनएक्यूरेसी दिखाया गया, यानी एक्यूरेसी कम दिखा रहा है। तो एक्यूरेसी का मतलब कुछ नहीं होता, एक्यूरेसी इज हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। एक्चुअल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी से कितना मेजरमेंट क्लोज आ रहा है उसको बोलते हैं हम लोग एक्यूरेसी। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें चलता है। एक्यूरेसी के बाद में हम लोग प्रिसीजन, एरर के बारे में पढ़ने वाले डिटेल में। सो दिस इज अवर टुडेस पार्ट। थैंक यू सो मच।